हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। आज हम लोग मेरे भाई पढ़ने वाले हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और जो भी एग्ज़ाम में आएगा वो इसी वाली क्लास से आएगा मेरे भाई। ध्यान से सुनना, बस मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद करवाने की कोशिश करूँगा और सारे के सारे क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ज़रा ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक बात समझना भैया, 50 नंबर का पूरा पेपर होता है जिसमें 30 नंबर में आपका क्या क्या आएगा। 30 नंबर में 15 नंबर के आपके MCQ आते हैं और 15 नंबर के आपके वेरी शॉर्ट आते हैं। वेरी शॉर्ट यानी जो अति लघु उत्तरीय आते हैं, ये तो 100% इसी क्लास से आएगा। साथ ही साथ लघु उत्तरीय लिखने के लिए जो आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे उसमें आपको और मदद मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं भैया। पेज नंबर 1 पे आते हैं और देखते हैं क्या है। पहले नंबर पे देखो भैया, प्रश्न आपको दिया है मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है। मुद्रा राक्षस एक बुक है, किसने लिखी है आप याद रखिएगा, विशाख दत्त की रचना है। किसकी है आप बोलेंगे, विशाख दत्त की रचना है। बड़े आराम से याद रहेगी, कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। अगला भैया ध्यान से देखिएगा, पूछा जा रहा है चाणक्य किसका महामात्य था। महामात्य पूछा जाए या मंत्री पूछा जाए या प्रधानमंत्री पूछा जाए, महामंत्री पूछा जाए, याद रखिएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही प्रधानमंत्री, महामंत्री, महामात्य सब कुछ था चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका था भैया, चंद्रगुप्त मौर्य का, याद रखेंगे ठीक है। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था। क्या चाणक्य नाम ही इसका असली नाम था? नहीं भैया, इसका असली नाम था विष्णुगुप्त। क्या था भैया, इसका असली नाम था विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त के साथ इसे कौटिल्य नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कौटिल्य के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं, याद रखिएगा, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। अगर आपसे पूछा जाए अर्थशास्त्र किसकी रचना है तो याद रखेंगे भैया कि यही जो है विष्णुगुप्त या कौटिल्य या चाणक्य, जो भी इनके 3-4 नाम हैं, इन्हीं ने एक बुक लिखी है, ग्रंथ लिखा, जिसका नाम है मेरे भाई क्या आप बोलोगे, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और पूछा जाए अर्थशास्त्र पुस्तक या ग्रंथ का संबंध किससे है, बोलोगे इनका संबंध है राजनीति से। किससे संबंधित बुक है ये? राजनीति से संबंधित पुस्तक है। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर हो गई, हाँ या ना, इतनी बातें एकदम कंफर्म है? बोलेंगे बिल्कुल भैया, ये वाला पेज एकदम याद हो गया। अगले नंबर पर देखो, इंडिका पुस्तक किसकी है। इंडिका पुस्तक है मेरे भाई मेगास्थनीज की, जो कहाँ पे आया था, याद करने की कोशिश करो भाई, आपको याद आ जाएगा। मेगास्थनीज भैया जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। ये देखो छपा हुआ है मेगास्थनीज भैया, कहाँ छपा हुआ है, ये छपा हुआ है मेगास्थनीज का, ये फोटो है। याद रखिएगा, इसने एक पुस्तक यहाँ पे लिखी, आया कहाँ से, ये आया था सेल्यूकस निकेटर के दरबार से। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। CGM चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये कौन था भैया? ये एक राजदूत था, ठीक है। यहाँ तक की बात एकदम कंफर्म है। हर्षवर्धन की 2 रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं तो याद रखिएगा, एक रचना इनकी हो जाएगी नागानंद, एक रचना हो जाएगी इनकी नागानंद, एक हो जाएगी प्रियदर्शिका। क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी प्रियदर्शिका। इसी के साथ मेरे भाई याद रखेंगे, प्रियदर्शिका हो गई, एक इनकी और हो जाएगी रत्नावली। कौन हो जाएगी? रत्नावली। 3 रचनाएं हैं इनकी, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। तीनों चारों के आपको 3 के नाम याद रखने हैं। 2 पूछी जाती हैं, कोई भी 2 आप जो आपको अच्छी लगें। प्रियदर्शिका, रत्नावली मेरी फेवरेट है, नागानंद मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, तो प्रियदर्शिका, रत्नावली आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं अपना भी बताऊँगा कि मेरा फेवरेट क्या है, ठीक है। बाणभट्ट पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षचरित में भैया आप हर्षचरित नाम की जो बुक पढ़ते हो वो इन्हीं की है। कौन सी बुक? हर्षचरित। तो इनके द्वारा रचित एक रचना बतानी थी, कोई भी आप एक रचना यहाँ बता सकते थे, मैं आपको बता दे रहा हूँ भैया। एक तो इनकी हो जाएगी हर्षचरित। कौन सी हो जाएगी आप बोलोगे भैया? एक तो इनकी हो जाएगी हर्षचरित, हर्षचरित, और एक इनकी और है जिसका नाम हम लोग क्या देखते हैं, कादम्बरी। एक रचना हर्षचरित और एक इनकी पुस्तक है कादम्बरी। और ये हर्षचरित पुस्तक में इन्होंने हर्षवर्धन को कवींद्र कहा है। क्या बोला है? हर्षवर्धन को कवींद्र की उपाधि किस में दी गई है, बोलोगे हर्षचरित में, जो बाणभट्ट द्वारा रचित है। ये बुक स्पेशल बात है तो याद रखिएगा आपको, ठीक है। इसको भैया याद रखना है अच्छी तरीके से। अगर हम लोग आगे यहाँ पे बात करें कि अगर हम मान लो यहाँ पे पूछते हैं आपसे कि कालिदास किसके दरबार में थे, याद रखिएगा कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ क्योंकि हिंदी में टाइम लग रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, जिनको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। अब याद रखिएगा, कालिदास जो है ये संस्कृत के एक बहुत ही प्रकांड और बहुत ही बेहतरीन अच्छे जिनको बोलते हैं वो विद्वान थे। याद रखेंगे ना? बोलेंगे बिल्कुल भैया याद रहेगा, भूल ही नहीं सकते हैं। ये कौन छपा हुआ है भैया? ये तो वेनसांग छपा हुआ है। कौन छपा है? ये वेनसांग छपा है भाई। हमने कहा भैया आपसे पूछा जा सकता है कालिदास की कोई 2 रचनाएं बताओ। आप बोलोगे भैया कालिदास की रचनाएं बता दो जरा। एक तो हमने ऋतु श्रृंगार पढ़ रखी है। कौन सी पढ़ी है? ऋतु श्रृंगार पढ़ी है भैया। और हमने भैया एक कुमार संभवन पढ़ी है। कौन सी पढ़ी है? कुमार संभवम।
भैया और क्या पढ़ा है हमने? भैया एक और इनकी पढ़ी है अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सी पढ़ी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। भैया और क्या पढ़ा है? ऋतु श्रृंगार हो गई, कुमार संभ्रम हो गई, ऋतु और आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम हो गई। भैया एक इनकी मेघदूतम भी पढ़ी है, मेघदूतम बारिश के लिए जो थी, तो ये हो गई मेघदूतम। तो भैया याद रखिएगा 1 2 3 4 मैंने बता दी हैं, आपके कोई 2 याद कर लो। मेरा मानना तो अभिज्ञान शाकुंतलम याद कर लेना और ऋतु श्रृंगार या कुमार संभ्रम याद कर लेना। मेघदूतम भी याद कर सकते हो, सरल है। अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम ये बेस्ट है दोनों, ठीक है, तो ये 2 याद कर सकते हो। अगर आपसे और भैया पूछा जाए, यहाँ पे पूछा जाए भेंग सांग जो था वो किसके दरबार में आया था? भेंग सांग जब किसके दरबार में आया आपसे पूछा जाएगा, आपके दिमाग में आएगा भैया ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अच्छा ये आया क्यों था? याद रखिएगा जो बौद्ध अध्ययन है, बौद्ध अध्ययन था, इसकी वजह से आया था। मतलब बौद्ध के अध्ययन की वजह से, बौद्ध शिक्षा जो थी उसके अध्ययन के लिए भारत आया था। याद रखेंगे ना भैया? पूछा जाए दशावतार मंदिर कहाँ पे है? कौन सा मंदिर आपसे पूछा जा रहा है? भैया दशावतार मंदिर कहाँ पे है? आप बोलोगे भैया दशावतार मंदिर जो है वो देवगढ़ में है। कहाँ पे है? देवगढ़। इसी को देवघर के नाम से भी सुनते हैं कुछ लोग, भैया जानते होंगे, ठीक है ना? तो ये वही है, मैं साफ लिख देता हूँ, ये हमारा जो है देवगढ़ में है। कहाँ पड़ता है भैया? ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी के अंदर। अगर हमसे पूछा जाए हर्षवर्धन को कवींद्र, देखो आया है क्वेश्चन, कवींद्र किसने कहा है? मैंने बताया भैया जो हर्षचरित बुक लिखी गई है ना, हर्षचरित के अंदर मेरे भाई जो किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखी है। और बाणभट्ट ने ही इनको किस नाम से बताया है? उसमें इनको कवींद्र की उपाधि भी बाणभट्ट ने ही दी है। याद रखिएगा, सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। अगले नंबर पे आ जाओ। ये भैया हमारे हर्षवर्धन जी छपे हुए हैं। कौन छपे हैं? हर्षवर्धन जी छपे हुए हैं। क्या ये हर्षवर्धन ही है? आई थिंक ये पुलकेशिन सेकंड भी हो सकते, लेकिन नहीं, ये हर्षवर्धन है। ये हमारे हर्षवर्धन जी ही छपे हुए हैं, ठीक है। अब देखो बोला जा रहा है कि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? देखो जब चालुक्य वंश की बात की जाए, चालुक्य वंश, ये याद रखना, ये मिक्स हो जाता है। चालुक्य वंश, चोल वंश, पुलकेशिन जो सेकंड थे ये इसी चालुक्य वंश के हैं। और यहीं पे आपसे पूछता है क्वेश्चन कि अच्छा बताओ पल्लव वंश के सबसे ज़्यादा जो है पावरफुल शासक कौन थे? ये भी आपसे पूछा जाता है। तो वो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, दोनों बातों को याद रखना। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक आपसे पूछा जाए, चालुक्य पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है ताकि भूलो मत। तो ये जो पुलकेशिन द्वितीय जो हारेंगे आगे चल के, ये इसके सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल शासक हैं। तो इनके भैया नाम क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन सेकंड जो है, आप द्वितीय लिखोगे यहाँ पे, जैसे ये लिखा हुआ मैंने सेकंड लिख दिया ताकि समय आपका थोड़ा सा बच जाए। तो पुलकेशिन द्वितीय कौन है? चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक हैं। पूछा जाए भारवी जो है, भारवी है वो किसके दरबार में थे? कवि होंगे या फिर ये कोई ज्ञाता होंगे? तो भैया ये जो ज्ञाता हैं ये किसके दरबार में थे आपसे ये पूछा जा रहा है। आप बोलोगे भैया ये सिंपल सी बात है, ये पल्लव जो थे, पल्लव वंश के लोग, ये पल्लव वंश के दरबार में थे। पल्लव वंश के दरबार में थे भैया कौन? भारवी। भारवी जो है वो किसके दरबार में है? पल्लव वंश के दरबार में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। अगर आपसे पूछा जाए चोल वंश की राजधानी जो थी वो क्या थी? भैया चोल वंश की राजधानी थी तंजौर। क्या थी? इसी को तंजावर भी लिखा रहता है क्योंकि तंजौर थी मेरे भाई। आपसे पूछा जाएगा पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? आप यहाँ पे देखना समझने का तरीका, भैया अभी आपने बताया पुलकेशिन द्वितीय जो है वो सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक हैं चालुक्य वंश के। तो अगर कोई प्रतापी शासक को हराएगा तो वो भी एक प्रतापी शासक होगा। तो याद रखना पुलकेशिन द्वितीय को हराने वाले जो एक शासक है जिनका नाम मिलता है नरसिंह देव। क्या मिलता है? आप बोलोगे इनका नाम मिलता है नरसिंह देव वर्मन। क्या मिलता है? नरसिंह देव वर्मन। और भैया नरसिंह वर्मन जो है ये किसके प्रतापी शासक हैं? अब इसमें भी प्रथम द्वितीय थे तो कंफ्यूज मत होना, ये प्रथम है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओ तुम, ठीक है। ये प्रथम नहीं है, ये द्वितीय है, ठीक है। ये द्वितीय इन्होंने हराया था, सॉरी द्वितीय नहीं है, प्रथम है। कैसे? ये प्रथम है, इन्होंने हराया था। और ये याद रखना कि यही हमारे पल्लव वंश के सबसे प्रतापी शासक हैं। पल्लव वंश के सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक हैं। प्रथम ये थे, द्वितीय ये थे। चालुक्य वंश में द्वितीय पुलकेशिन है जो सबसे ज़्यादा प्रतापी हैं। इनको हराने वाला कौन है? नरसिंह देव वर्मन जो प्रथम है, वो पल्लव वंश के सबसे प्रतापी शासक हैं। और उन्हीं ने चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराया है। तो इसको एक सेंटेंस में अगर बना पाओ तो आपके लिए बहुत बेटर होगा, आप आराम से याद कर पाओगे, ठीक है। आगे बात करें, कुछ छूटा तो नहीं?
आगे देख लो ये कौन छपा हुआ है, जल्दी से बताओ। पृथ्वीराज चौहान लग रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था। आपकी पुस्तक में जो पवन सीरीज या फिर कुछ जो सीरीज चलाते हैं भैया, इनमें हमें दे रखा है वहाँ पे तक्षशिला लिखा है। क्या लिखा हुआ है? तक्षशिला। आई थिंक मैंने एक दिन जल्दबाजी में करवाया है तो मैंने तक्षशिला करवा दिया। मैंने आई होप वो क्लास डिलीट कर दी होगी, मुझसे भी गलती हो गई थी। लेकिन फिर बाद में आप भैया जब इसे ध्यान से देखोगे तो बोलोगे भैया वायसराय पूछ रहा है, ये थोड़ी ना पूछ रहा कि कहाँ लड़ने के लिए भेजा था, ठीक है ना। वो तो तक्षशिला भेजा था, वहाँ पे जीत के आए थे अशोक, तो उनको साम्राज्य बनाया गया, राजा बनाया गया, वो अलग प्रोसेस है पूरा। यहाँ हमने उससे ये पूछा था बिंदुसार की जब मृत्यु हो रही तो अशोक जो उस समय वायसराय कहाँ पे था, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप बोलोगे भैया ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि उस समय उज्जैन के वायसराय हैं। कहाँ पे हैं भैया? ये उज्जैन के वायसराय थे। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। उज्जैन के वायसराय थे, बाद में ये राज्याभिषेक इनका होता है, उससे पहले उज्जैन के जो है वायसराय होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले भारत आने वाला राजदूत कौन है। मैंने आपको बताया भी कि सबसे पहले मेगस्थनीज भारत आया था। कौन आया था? मेगस्थनीज सबसे पहले भारत आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? जल्दी से बताओ। बोलोगे भैया 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है, 1192 में दूसरा होता है, उसके बाद 1194 में तीसरा। मत बोल देना, ये हुआ था चंदावर का। ये कौन सा हुआ था? चंदावर का युद्ध, अगर पूछा जाए। अब भैया इसको जरा बताओ किसके किसके बीच में हुआ। जो 1191 में हुआ, 1191 में ये दो लोगों के बीच में हुआ, एक तो मोहम्मद गौरी और एक हो गए मेरे भाई पृथ्वीराज चौहान। कौन हो गए? पृथ्वीराज चौहान। अब यहाँ पे होता क्या है देखना ध्यान से। पहला वाला युद्ध हुआ भाई, इन्होंने इनको हराया, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया। अब पृथ्वीराज चौहान जीत गए, लेकिन भाई ये क्या है जो है बोला नियत्ते पे वार नहीं करना, ये सब बोल करके उसको छोड़ दिया कि भाई वो नियत्ता हो गया, हारी उसने मान ली तो उसको छोड़ दिया। उसने क्या किया, 1192 में जब दूसरी बार युद्ध हुआ, उसने इनको नहीं छोड़ा। उसकी वाइट जो हुई भैया उसमें ये हार गए और वो जीत गया, ठीक है। उसके बाद 1194 की अगर आप बात करोगे तो ये मेरे भाई चंदावर का होता है, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में, मोहम्मद गौरी के बीच में, ठीक है। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो यहाँ पर भी मोहम्मद गौरी जीतेगा। यहाँ पर पहले वाले में तो या पृथ्वीराज जीते थे, दूसरे वाले में भी मोहम्मद गौरी ही जीता था। तो ये 3 युद्ध आपको याद रखने हैं जो इनसे संबंधित है, मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है। इरिटेटिंग लग रहा है, ब्लैक कलर मैंने चेंज कर लिया। देखो जरा, अगला पूछा गया है आपसे, पाल वंश की स्थापना किसने की। बहुत ही सरल नाम है इनका, गोपाल। क्या नाम है इनका? गोपाल। तो गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की है, ये इसके संस्थापक हैं, याद रखिएगा। अगले नंबर पे बात करते हैं भैया, ये कौन छपा है? शेक्सपियर छपा हुआ है। कौन छपा है? ये शेक्सपियर है भैया। पूछा जा रहा कांची के बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण जो है वो किसने कराया। कांची के बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण, याद रखिएगा, एक पल्लव राजा है जिनका अभी हम लोग नाम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भैया, पल्लव राजा। अभी ऑलरेडी इनका नाम हमने पढ़ा है कि बहुत ही प्रतापी शासक थे, जिनका नाम था क्या मेरे भाई, ये सॉरी नरसिंह देव वर्मन थोड़ी ना थे, नंदी देव वर्मन होंगे। ये कौन होंगे? नंदी देव वर्मन। ये सबसे प्रतापी नहीं है लेकिन प्रतापी हैं थोड़े, ठीक है। नंदी वर्मन, ये कौन से हैं? नंदी वर्मन द्वितीय हैं, जिन्होंने कौन से मंदिर का निर्माण कराया है? बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए कांची के बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो पल्लव राजा हैं नंदी वर्मन द्वितीय। अगर पूछा जाए सबसे प्रतापी शासक कौन है पल्लव वंश का, सबसे प्रतापी, तो याद रखना वो थे हमारे नरसिंह वर्मन। कौन है? नरसिंह वर्मन। और वो प्रथम थे। कौन थे? वो फर्स्ट थे। ये द्वितीय हैं और नंदी वर्मन है। कंफ्यूज मत होना नाम के साथ, जैसे मैं अभी हो जाता, ठीक है। तो याद हो गई ये बातें, समझ में आ गई कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी से बोलो। यहाँ पे लिखा है अंतिम पल्लव शासक कौन था, लास्ट। इसका नाम ही आप याद रखोगे, इसका नाम ही आपको याद रहेगा, अपराजित वर्मन। क्या नाम है इसका? अपराजित वर्मन। जो पराजित ही ना हो, लेकिन फिर भी ये अंतिम है तो पराजित ये हो गए होंगे। बात आ गई समझ में? बोलो कि समझ में आ गई। अपराजित वर्मन जो है वो अंतिम शासक है पल्लव वंश का। कांची का बैकुंठ पेरुमल मंदिर जो है वो पल्लव राजा नंदी वर्मन द्वितीय ने बनाया। सबसे प्रतापी शासक जो है नरसिंह वर्मन है। और अगर मैं तुमसे बोलूँ कि बताओ जरा चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक, भैया वो पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय को ही इन्होंने हरा दिया था। एक स्टोरी बन रही है दिमाग में, हल्की हल्की सी बनाते रहो भाई भी, ज़्यादा जोर मत दो, हल्का हल्का सा पढ़ते रहो, तुम्हें सब कुछ याद होता चला जाएगा। अब जरा यहाँ अगले नंबर पे देखना, पूछा जा रहा अलबरूनी जो है वो किसके दरबार से संबंधित है। अलबरूनी मेरे भाई मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी है, सॉरी इसका नाम क्या है? महमूद गजनवी।
आपको दिखाई पड़ रहा ब्लैक पे ब्लैक। महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित कौन है? आप बोलोगे यो हमारा अलबरूनी संबंधित है। ठीक है ना, बात समझ में आई? बोलोगे समझ में आ गई। शेक्सपियर मेरे भाई किस देश का था? ये जो इंसान छपा हुआ है ये किस देश का है? देख नहीं रहा तुम भैया, अंग्रेज लग रहा है एकदम, इंग्लैंड टाइप का। तो ये कहाँ का है? ये इंग्लैंड का है। आप हिंदी में लिखोगे, क्या लिखोगे? इंग्लैंड का। ठीक है ना, बात एकदम क्लियर है। इंग्लैंड का कौन है? शेक्सपियर है। अलबरूनी किसके दरबार से संबंधित है? महमूद गजनवी के। अंतिम पल्लव शासक कौन है? अपराजित वर्मन है। कांची का बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनाया? नंदी वर्मन द्वितीय ने बनाया। नंदी, और अगर बात की जाए नरसिंह वर्मन प्रथम कौन है? सबसे प्रतापी शासक है। कहाँ का? पल्लव राजा, पल्लव वंश का। सबसे प्रतापी चालुक्य का मेरे भाई पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, सारी चीज़ें पिछली पढ़ चुके हैं, सारी बातें याद रखना। ये देखो भैया रजिया छपी है, ये रजिया, रजिया सुल्तान। कौन है ये? रजिया सुल्तान है, पहली मुस्लिम शासिका जिनको बोल सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, पूछा जा रहा है इस्लाम धर्म को मानने वाले दिन में कितनी बार नमाज पढ़ते थे? याद रखिएगा मेरे भाई, 5 बार नमाज पढ़ते। कितनी बार? 5 बार नमाज पढ़ते। अगर हमसे पूछा जाए प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन है, तो ये छपी हुई है, इनका नाम है रजिया सुल्तान। क्या नाम है? रजिया सुल्तान। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आई होप मैंने बोल दिया है, बाकी आप लिख तो लोगे। रजिया सुल्तान है। इनका टाइम पीरियड कभी कभी पूछ दिया जाता है, 1236 से लेकर के 1240 तक ये शासन में रहीं। 1240 में इनका जो है इन्होंने शासन छोड़ा। ये भी आपसे कभी पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान कब तक शासन में रहीं, तो 1240 तक। पूछा जाए तो बता देना कब से स्टार्ट हो गया, तो 1236 से बता दिया है, बाकी जरूरत पड़ती है तो आप यूज कर सकते हो। अमीर खुसरो किसके समय विद्वान था? ये अलग क्वेश्चन है। और ये जौहर प्रथा क्या थी? ये अलग प्रश्न है। ज़रा ध्यान से सुनना, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं लिखूंगा, इतने में ही आपको समझाने की कोशिश भैया करूंगा और आपको समझ में आएगा। आप बोलोगे अमीर खुसरो भैया बहुत सारे लोगों में रहा है, लेकिन स्टार्टिंग इसकी कहाँ से होती है? अलाउद्दीन खिलजी से। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय ये विद्वान माना जा रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम। यानी यहाँ पे कलर ये दिख नहीं रहा है, ये दिखेगा क्या? एक सेकंड रुकना जरा। अगर मैं इससे लिखूँगा, ये भी नहीं दिख रहा है, फिर ब्लैक ही उठाने दो, तो ये हो जाएगा भैया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीर खुसरो क्या था? विद्वान था। क्या था? विद्वान था। भैया जौहर प्रथा क्या थी? जौहर प्रथा ये होती थी, आप याद रखिएगा, जौहर प्रथा ये होती थी कि जैसे राजपूतों की जो स्त्रियां होती हैं, किनकी? राजपूतों की। वैसे तो और भी लोग थे, लेकिन राजपूतों में ज़्यादा प्रचलित थी। उनकी स्त्रियां होती थी, तो वो अपने आत्मसम्मान के लिए स्त्रियां क्या करती थी? मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि स्त्रियां अपने आत्मसम्मान के लिए या सम्मान की रक्षा के लिए, आत्मसम्मान या फिर केवल आप बोल सकते हो सम्मान की रक्षा के लिए, सम्मान की रक्षा के लिए अग्नि में कूद जाती थी। क्या होता था? अग्नि में कूद जाती थी, तो बोलते थे जौहर किया। क्या किया? जौहर किया मेरे भाई। तो अग्नि में कूद जाती थी, अपने प्राणों की आहुति दे देती थी। आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, वो सारे आंसर एकदम सही माने जाते हैं। तो याद रखिएगा कि स्त्रियां क्या करती थी? अपने रक्षा के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी सम्मान की रक्षा के लिए ज्वाला के अंदर, अग्नि के अंदर क्या होता था? आहुति दे देती थी, यानी खुद ही कूद जाती थी। इसे हम बोलते थे जौहर प्रथा। ये कब प्रचलित थी? याद रखिएगा, ये हमारे राजपूतों की स्त्रियों में अत्यधिक प्रचलित थी। ठीक है, बाकी और भी लोग करते होंगे, लेकिन राजपूतों में बताया जाता है। आगे बात करते हैं जरा। पूछा जा सकता है आपसे कि कबीर के गुरुजी का नाम क्या था? रामानंद जी जो हैं वो कबीर के गुरुजी थे। याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामानंद कबीर के गुरुजी थे। पूछा जाए जो है कुतुबुद्दीन किस वंश का संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, आप जानते हो भैया, गुलाम वंश जानते हो ना? आप बोलो भैया गुलाम वंश है। इसी को इलबरी वंश भी कहते हैं, इलबरी वंश। इसी को दास वंश भी कहते हैं। दास वंश मतलब ये एक तरीके से जो है क्या बोलते हैं, नौकर टाइप के ना, ऐसे बोल सकते हो ना, दास होना, नौकर होना, गुलाम होना, नहीं उस तरीके का। तो ये उनका ये सेंस निकल के आता है। तो इस वंश की स्थापना इन्होंने की। ये बात एकदम क्लियर है? हाँ या ना जल्दी से बोलोगे। आगे आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? दिल्ली में जो जामा मस्जिद है मेरे भाई, उसका निर्माण शाहजहां ने कराया। जरा बताओ, याद है क्या? जल्दी से बोलो। अगला बताना भैया, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? कुतुब मीनार, कुतुब और कुतुब से नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐसे भी याद रह सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, और ये वही है जिन्होंने दास प्रथा की या दास वंश की, या बोलोगे भैया इलबरी वंश की या गुलाम वंश की नींव रखी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इन्हीं से स्टार्टिंग हो रही है किसकी? दास वंश, गुलाम वंश या इलबरी वंश की। आगे अगर हम बात करते हैं, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक। यही तो है, यही तो स्थापना कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन हो भी चुका है एक बार। आगे भैया अगर हम बात करें, अगले पेज पे जल्दी से आ जाओ। ये बना हुआ है छत्रक। क्या बना है ये? इसका वैसे हो सकता है इस वाले क्वेश्चन पेज में कोई काम ना हो, लेकिन मैंने रखा है तो कुछ बताऊंगा इससे। देखो,
आप बोलोगे भैया कबीर शिक्षा किस ग्रंथ में संग्रहित है? कबीर जी की जो भी शिक्षा है वो एक पुस्तक अगर आप लोगे भैया बीजक, तो उसके अंदर आपको संग्रहित मिल जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करें अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा अलाउद्दीन ने करवाएंगे भैया, अलाई अलाउद, तो किसने कराया? अलाउद्दीन। आगे लिख दोगे खिलजी। कोई समस्या? बोलेंगे भैया अगला क्वेश्चन है तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? भैया गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अगर आपसे अगला पूछा जाए जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस वर्ग का है? देखो आपकी बुक में दे रखा है ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी। आपकी देखो मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज मत रहो। बुक में आपसे बोल रहा है सुषुप्त ज्वालामुखी, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे 1707 में इसमें उद्गार हुआ, उसके बाद ये अंदर से पूरी तरीके से सक्रिय है। ये बात वैज्ञानिकों ने बोली, ये बात वैज्ञानिकों ने कही कि इसमें उद्गार भविष्य में होगा, कंफर्म है। तो भैया इसलिए इसको सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा विवादित प्रश्न मुझे लगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खोज खबर के बाद सक्रिय प्रश्न पे मैं आया हूँ। बहुत सारी चीज़ों में मैंने चेकआउट किया है, तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाएगा। 1707 में इसमें उद्गार हुआ था, बहुत काफ़ी पहले, वो अलग की बात है, लेकिन उसके बाद इसमें उद्गार हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये अंदर से एक्टिवेट है, इसमें एक्टिवेशन होती रहती है, प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, बात एकदम क्लियर है, कंफ्यूजिंग तो नहीं है बिल्कुल? बोलेंगे बिल्कुल भैया बात समझ में आ गई। पूछा जाए हिमानी द्वारा निर्माण होने वाली एक संरचना बताओ। हिमानी द्वारा निर्माण होने वाली यानी हिम के द्वारा निर्माण होने वाली। आप बोलोगे भैया हिम जैसे पिघलेगा तो एक तो भैया यू आकार की घाटी बन सकती है, एक तो यू आकार घाटी होती है, ये तो हम लोगों ने भैया पढ़ा था अपने मैराथन में। भैया और क्या बन सकता है? मैंने कहा भैया जरा बताओ, झील जो बनती है, ध्यान से सुनना, झील। हिम के निर्माण से पानी का भराव हो जाता है, उसी को तो हम झील बोल देते हैं, हाँ या ना? तो बोलो भैया झील भी लिख सकते हैं, यू आकार की घाटी भी लिख सकते हैं, आपका मन, आप जो भी लिखना चाहो। अब ये देखो जो पीछे छत्रक छपा हुआ है, ये होता है वायु की वजह से, वायु द्वारा निर्मित होता है। ये अपर्दित हो जाते हैं ये पार्ट वायु से, और ये इस तरीके का एक संरचना बन जाती है। तो छत्रक का निर्माण वायु द्वारा होता है अपर्दन की प्रक्रिया के पश्चात। ये बात मैंने रखी है तो आपको मैंने बता दी। चलो, ये सूर्य की रोशनी आ रही है, इसका मतलब कुछ इसमें सनलाइट वाला काम होगा। ओजोन परत का देखो नाम आ रहा है, इसका मतलब ये एक संकेत है कि अगर इसमें कुछ दिख रहा है तो ओजोन परत से ये जो लेयर आ रही है पराबैंगनी किरणों को रोकेगा। अब हम लोग इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। भैया पहले नंबर पर आपसे पूछा जा रहा कारखाने को इकता किसने कहा? देखो कारखाने को इकता आपके बुक में क्वेश्चन दिया है, पर एक्चुअल में होता क्या है? आप बोलोगे इकता का मतलब ये होता था जैसे पहले के समय में अगर कोई आपको सर्विस देगा, कोई आपको सर्विस देगा तो उसके बदले में भूमि आवंटित करता है। क्या करता है? भूमि आवंटन होता था, और भूमि आवंटन को ही मेरे भाई क्या बोला गया? इसी को इकता बोला जाता था, इकता प्रथा। ठीक है, भूमि आवंटन। अब आप बोलोगे इसका मतलब भैया ये भूमि का एक आवंटन ही इकता हो जाएगा, और ये इकता प्रथा इसी को बोला जाता है। ठीक है, हाँ या ना? जल्दी बोलो। इल्तुतमिश का नाम मिलेगा, जल्दी से बोलेंगे मेरे भाई। इल्तुतमिश द्वारा स्टार्ट होती है इकता प्रथा, और इक्तेदार उसी को बोलते थे, भूमि आवंटन करता था उसे इक्तेदार बोलते थे। ठीक है, आगे आपसे पूछा जाए सूर्य की किरणें पृथ्वी तक कब तक आती हैं? बोलोगे लगभग 8 मिनट में आ जाती हैं। वैसे कुछ एग्जैक्ट टाइम अगर देखोगे तो 8 मिनट 19 सेकंड समथिंग होता है, पर 8 मिनट आपकी बुक में आंसर दिया जाएगा। कौन सी गैस वायुमंडल में वायु जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं जिनको अल्ट्रा वायलेंट रेज बोलते हैं, यूवी रेज, उनको रोकती हैं? और वो क्या करती हैं? ये अगर डायरेक्ट आएंगी तो हमारी स्किन में कैंसर कर देती हैं, स्किन में कैंसर कर देती हैं, याद रखिएगा। तो इनको रोकने का काम कौन करता है भैया? एक ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन है इसी तरीके एक लेयर होती है किसकी? यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, नीचे वाले में आंसर लिखूंगा क्योंकि एक ही प्रश्न है। ठीक है, तो बोलेंगे भैया वो कौन सी हो जाएगी? किरणों को जो अवशोषित कर लेगी वो होती है ओजोन परत। कौन सी परत? वो होती है ओजोन परत। इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी बना है, जिसकी ज़रूरत आपको भी है नहीं बताने की, जितनी ज़रूरत उतनी देख लो। तो आप बोलोगे भैया ओजोन परत है जो सूर्य की यूवी किरणों को अवशोषित कर लेती है और हमारी बॉडी को, स्किन को हमारे कैंसर से बचा के रखती है। अब ओजोन गैस जो है वो किस मंडल में पाई जाती है? जैसे बहुत सारे जो मंडल हैं उसमें से किस मंडल में पाई जाएगी? आप बोलोगे जो समताप मंडल होता है, जो समताप मंडल होता है उसमें पाई जाती है। और अगला आपसे पूछा गया पृथ्वी में कितने प्रतिशत भाग जल है? पृथ्वी में लगभग 71% भाग में भैया क्या है? जल है, यानी 3/4 हिस्सा लगभग जल है, एक हिस्सा जो है उसमें हम लोग रहते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना, आप बोलोगे भैया सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यहाँ पे अम्बेडकर जी छपे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ संविधान से संबंधित बातें होंगी। आप भैया बोलोगे कि आपसे पूछा गया है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आप बोलोगे भैया सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। जल्दी से बोलो, किसी को कोई समस्या?
जल्दी से बोलेंगे यहाँ तक किसी भाई बहन को कोई दिक्कत। आप बोलोगे भैया अगले नंबर पे पूछा जा रहा है सबसे अधिक खारा समुद्र कौन सा है, मतलब जिसमें नमक की मात्रा सबसे ज़्यादा हो। जिसमें नमक सबसे ज़्यादा होगा उसमें जो भी जीव जंतु होंगे वो तो सब भैया मर जाएंगे। मरने का मतलब मृत भी होता है, तो इसलिए कौन सा सागर हो जाएगा, वो हो जाएगा मृत सागर। ठीक है, कौन सा सागर है, मृत सागर है। और याद रखना लाल सागर में भी खारा पानी होता है, लाल सागर में भी खारा पानी होता है, ये बात भी याद रखेंगे भैया। यहाँ याद रखना संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष पूछे जाते हैं कौन है, तो ये राष्ट्रपति जो थे हमारे फर्स्ट राजेंद्र प्रसाद जी यही थे, राजेंद्र प्रसाद जी हैं। यहाँ पूछा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए संपत्ति का अधिकार किस संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया, पहले आपके पास संपत्ति का अधिकार था, आपका मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार था कि आप संपत्ति को रख सकते हो, लेकिन फिर इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया और न्यायिक अधिकार में रख दिया गया। याद रखिएगा सबसे विवादित कौन सा मौलिक अधिकार था, तो वो यही था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अब आप संपत्ति रखोगे तो सरकार की नज़रों में टैक्स दे दे के रखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, अधिकार आपका भी है कि नहीं। आगे बात करते हैं जरा। अगर आपसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक हैं, यहाँ पे ये छपा हुआ है, इसका मतलब कोई वॉर वाली बातें होंगी, लड़ाई झगड़े वाली, तो हरित क्रांति के जनक कौन है, जरा जल्दी से बता देना। आप बोलोगे भैया हरित क्रांति के जनक सिर्फ पूछोगे तो कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि विश्व के लिए एक अलग लोग हैं और भारत के लिए कोई अलग है। मैंने कहा फिर दोनों ही बता दो भाई, पता नहीं कौन सा पूछ दिया जाए, है कि नहीं। हमें वैसे भारत का ही बताना होता है डीएलएड में। तो बोलोगे भैया विश्व में अगर आप बात करोगे तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे, नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। और भैया अगर भारत में पूछ दोगे तो एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे, एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे। तो मैंने कहा अब तो दोनों बातें क्लियर हो गई, अब तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। बोलोगे बिल्कुल नहीं भैया, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे, भारत में एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे। बात एकदम क्लियर है, हाँ या ना, बोलोगे एकदम क्लियर है। राष्ट्रीय कृषक नीति कब घोषित की गई है, देखना भैया ये 2007 में की जाती है, लेकिन अगर आप कभी कभी गूगल में चेक करोगे तो आपको गूगल में पता क्या दिख जाएगा, आपको गूगल में दिखा देगा कि ये 2000 में हुई। याद रखिएगा वो राष्ट्रीय कृषि नीति पहले एक लॉन्च की गई है 2000 में, लेकिन 2007 में ही राष्ट्रीय कृषि नीति को लॉन्च किया गया है, अकॉर्डिंग टू योर बुक और अकॉर्डिंग टू मेरे भाई रियलिटी यही है। ठीक है, याद रखना। पूछा जाता है आपसे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूछा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें मेरे भाई निजी और प्लस सार्वजनिक, मतलब प्राइवेट और हमारे गवर्नमेंट, इन दोनों तरीकों की अर्थव्यवस्थाओं का काबू होता है, दोनों तरीके के क्षेत्र का वर्चस्व होता है, वो हमारी निजी अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था का मिश्रण होकर बनती हैं, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती हैं। बात को याद रखेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूलना मत। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। किसने कहा है ये बात कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करे, वो थोड़ी ना है मुद्रा जो मुद्रा का काम ना करे। आप बोलोगे भैया ये बात कही है हार्टले विदर्स ने, किसने कही है, हार्टले विदर्स ने कही है मेरे भाई, इस बात को याद रखेंगे। हार्टले विदर्स ने क्या बोला कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, याद रहेगा। आप बोलोगे भैया खानवा का युद्ध जो है वो खानवा के युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है, आपकी भैया बुक में दे रहा फतेहपुर सीकरी, बिल्कुल ना लगाना भैया, आगरा में है। आगरा से 35 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है, कितने किलोमीटर, 35 किलोमीटर दूरी पे एक जगह पड़ती है जिसको हम बोलते हैं मेरे भाई खानवा, वहाँ पे होता है। ठीक है, आगरा से 35 किलोमीटर दूरी पे एक जगह है खानवा, जहाँ पे ये भैया युद्ध होता है। बात एकदम याद रहेगी, हाँ या ना, खानवा नामक ग्राम में होता है। आगे बढ़ें, बोलोगे ठीक है। आगे देखना भैया, तो आपको इसमें सिंपल इतना सा भी आप रख सकते हो, ये 35-37 किलोमीटर आपको नहीं लिखना, मैंने आपको बताया। आप सिंपल से ही लिखोगे आगरा के पास से है, ठीक है, आगरा से संबंधित है वह क्षेत्र। एमसीक्यू में पूछा गया है, आपको आगरा से लगाना है। आगे देखो, यहाँ क्वेश्चन है, तो ये राष्ट्रपति जी छपी हैं तो इनसे संबंधित कुछ बातें इसमें होंगी। पूछा जा रहा 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा मेरे भाई कहाँ पे है, जल्दी से कोई बताएगा। आप बोलोगे भैया अजमेर शहर में है। कहाँ पे है, अजमेर शहर में स्थित है। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि हिजरी संवत किसके द्वारा चलाया गया, ये आपका बुक का क्वेश्चन है, बुक के अकॉर्डिंग है मेरे भाई अकबर द्वारा। किसके द्वारा, अकबर द्वारा है, ये बात याद रखिएगा, आपकी बुक के अकॉर्डिंग है इस क्वेश्चन को।
लेकिन अगर असलियत में आप देखो तो जहाँ तक मैंने गूगल पे देखा वहाँ पे ये बताते हैं कि बाबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, इन लोगों के द्वारा तो चलाया गया था, लेकिन अकबर द्वारा बंद कर दिया गया था हिजरी संवत, ठीक है, यूज करना कैलेंडर। तो ये इनके अकॉर्डिंग अगर अकबर द्वारा है तो इसको एक बार चेक करना, ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से एक बार चेकआउट करने लायक है आपके, ठीक है, तो एक बार देख लेना। खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कहाँ स्थित है? कौन सा युद्ध? खानवा युद्ध के लिए। फिर से पूछ दिया गया, दो बार ये क्वेश्चन आ गया है भैया, ये वाला कर चुके हैं ना, आगरा से संबंधित आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में अपने फैसलों को बदले जाने का अधिकार है। देखो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित था, यहाँ पे प्रेसिडेंट छपी हुई है, ठीक है ना। आप बोलोगे सर्वोच्च न्यायालय का अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है, हाँ या ना बताना, तो बोलोगे हाँ। वो भैया पुनर्निर्माण जो पुनर्विचार याचिका जो होती है उसके अनुसार वो फिर से सोच सकते हैं उस फैसले पर। अगर आपसे बोला जाए कि ये वह बजट जिसमें आय और व्यय यानी इनकम और जो खर्च हैं वो दोनों ही बराबर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको भैया हम कहते हैं संतुलित बजट। क्या बोलते हैं? संतुलित बजट बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? संतुलित बजट बोलते हैं। दामोदर घाटी योजना कहाँ से संबंधित है? दामोदर घाटी योजना मेरे भाई याद रखना, बिहार झारखंड, बिहार झारखंड से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल इनसे संबंधित है। बिहार झारखंड व पश्चिम बंगाल से संबंधित है। आगे अगर हम लोग बात करें अगले पेज पे, जल्दी से आओ, ये आगे पूछा जा रहा अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? अजमेर में, अजमेर शरीफ नाम सुना होगा, संत मोइनुद्दीन चिश्ती है वहाँ पे। कौन है भैया? संत मोइनुद्दीन है, मोइनुद्दीन चिश्ती, इनसे संबंधित दरगाह है, ठीक है। अगला पूछा जाए प्रयाग प्रशस्ति, तो ये हरिसेन से संबंधित है, सबने सुना होगा। और हरिसेन का संबंध किससे है? समुद्रगुप्त से। तो अगर हरिसेन नहीं दिया जाए ऑप्शन में तो समुद्रगुप्त लगाना है, ये बात भी याद रखना। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है मेरे भाई? समुद्रगुप्त से और हरिसेन से, जो उनके दरबारी हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें तुगलक काल में किस प्रथम हिंदू राज्य की स्थापना होती थी? बोलोगे भैया विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई है, तो सबको पता है विजयनगर। एक सेकंड को, किसकी स्थापना होती है? बोलोगे भैया विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। पूछा जाए चीनी यात्री वेनसांग भारत किस उद्देश्य से आया था? ये बौद्ध शिक्षा के लिए आया था। किसके लिए आया था? बौद्ध शिक्षा अध्ययन के लिए, बौद्ध शिक्षा अध्ययन या बौद्ध अध्ययन भी बोल सकते हो। भारत के दक्षिणी पठार में अधिकांश किन शैलों से निर्मित हैं? जो भारत के दक्षिणी पठार हैं वो किन शैलों से निर्मित हैं? तो मैक्सिमम मेरे भाई अग्नेय शैलों से निर्मित हैं। किन शैलों से? अग्नेय शैलों से निर्मित है, जैसे लाइक ग्रेनाइट भी वहीं से आता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बौद्ध शिक्षा के अध्ययन के लिए आया था, तो भैया वेनसांग से संबंधित एक प्रश्न और पूछ दिया जाता है। आपसे पूछ देता है कभी कभी कि बताओ जरा, जो वेनसांग है इसने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या है? पूछ देता है। याद रखेंगे मेरे भाई, उस बुक का नाम है सीयू की। क्या बुक का नाम है? आप बोलोगे बुक का नाम है सीयू की। ये वेनसांग ने लिखी, उसका यात्रा वृत्तांत बोल सकते हो उसे, ठीक है। अगले पेज पे आओ जल्दी से। पहाड़ियाँ छपी हुई हैं, कुछ पहाड़ी बातें होंगी, ठीक है ना भाई। ब्लैक दिखेगा यहाँ पे? बोलोगे हाँ बिल्कुल बढ़िया, ब्लैक हर जगह दिखता है। आप जरा यहाँ से सुनना। अल-बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? कौन सी पूछी जा रही? अल-बरूनी। अल-बरूनी ने एक किताब लिखी जिसका नाम किताब से ही है, यानी किताब उल हिंद है। क्या है? किताब उल हिंद। अच्छा, किताब उल हिंद को और किसी चीज़ के नाम से भी जानते हैं, इसे तहकीक हिंद भी बोलते हैं। तहकीक ए हिंद के नाम से भी जानते हैं, किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली सल्तनत में किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? लगभग 11 पीढ़ियां मेरे भाई किस में चली थी? आप बोलोगे जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश जिसकी स्थापना होती है मेरे भाई कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत होती है, वो लगभग 11 पीढ़ियों तक चलता है। तो ये सबसे लंबा वर्ष जो है माना जाता है, सबसे लंबा टाइम पीरियड वंश का माना जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में गहरी सकरी घाटी जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं? आप बोलोगे भैया ये इनको इसे तो कैनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनियन। आपके बुक के अकॉर्डिंग भैया इसे गार्ज कहा जाता है। क्या बोला जाता है? गार्ज। और ये एक तरीके से वी आकार की घाटी होती है। कैसी होती है? वी आकार की घाटियाँ होती हैं। वी चल जा आकार की घाटियाँ होती हैं, ऐसे ले लेना, ठीक है। कैसी आकारियाँ होती हैं? वी आकार की घाटियाँ होती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? गार्ज बोलते हैं। और वैसे इन्हें कैनियन कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा के कैनियन से ही लिया गया है। पूछा जाए पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी के
ये कुछ गलत है। पृथ्वी का सेंटर पूछ रहा अंदर साइड से, आंतरिक केंद्र, ठीक है, ये आंतरिक केंद्र है। जैसे पृथ्वी मेरे भाई ऐसे बनी तो अंदर कुछ होगा, फिर ऊपर एक लेयर, फिर ऊपर एक लेयर, ऐसे गोल है तो ऐसे लेयर वाइज बनी है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऊपरी गलत, फिर क्रोड मेंट ये सारी होती है, क्रोड होती है सबसे नीचे वाली मेरे भाई, क्या होती है, क्रोड। तो ये पृथ्वी का केंद्र जो है वो क्रोड है, उसे क्या बोलेंगे भैया, क्रोड बोलते हैं, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, भूलना मत इसे। अगला पूछा जरा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है मेरे भाई। O2 जो होती है वायुमंडल में लगभग मेरे भाई 21% है। कितने परसेंट है, 21% है। अब जरा बताना कि पूरे वायुमंडल में नाइट्रोजन जो कि सबसे ज़्यादा होती है कितने परसेंट होती है, कितने परसेंट होती है, कमेंट बॉक्स में बताना। सबका आंसर मैं एक एक करके चेक करूंगा और सबको मैं क्या करूंगा, रिप्लाई भी दूंगा। चलो अब बैकग्राउंड हटा दिया है क्योंकि क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी देखना। भूजल का स्रोत क्या होता है, भूमि में जो जल है उस जल का स्रोत क्या है, आप बोलोगे वर्षा। वर्षा का जो जल होता है वो भूजल का स्रोत होता है, सबसे मुख्य स्रोत। पूछा जाए मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा कहाँ चमकता है, मकर रेखा पर। नाम ही है मकर संक्रांति, मकर पे क्रांति कर देना, यानी मकर रेखा पर चमकता है। जल्दी से बोलो, बात समझ में आ रही, हाँ या ना। किसी तरीके कोई समस्या किसी को भी है तो जल्दी से बता सकता है, बोलोगे आ रही भैया समझ में। पूछा जाए भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा, आप बोलोगे 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, जो पूर्वी देशांतर रेखा है उसके द्वारा ये किया जाता है। GMT प्लस 5.5 घंटे आगे रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। पूछा जाए अगर आपसे यहाँ पे कि नीति निर्देशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, ये कथन किसका है। अब देखना, बड़े ध्यान से सुनना। आप अगर इसको गूगल वगैरह पे चेक करोगे बता देगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पर वो नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर आप जैसे मान लो कभी जो है पूछ ले तो किसी असिस्टेंट वगैरह से, तो फिर वो आपको वही बता देगा। आपको याद रखना है भैया, ये MC सीतलवाड़ जी का है। किसका है, MC सीतलवाड़ जी का कथन है। और MC सीतलवाड़ जो है वो भारत में हमारी जो पहले जिनको बोलेगे अटॉर्नी जनरल थे वो यही थे, पहले अटॉर्नी जनरल जो थे वो यही थे, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। अभी जनरल में तो मैं कन्फ्यूज होना, जो भी है तुम समझ गए हो ना, वही लिखना चाहता हूँ मैं। पूछा जाए तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ, बता चुका हूँ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। ये वाला ऑलरेडी क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ। पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ, एक तो 1191 में पहला और 1192 में दूसरा। इस वाले में पृथ्वीराज चौहान जीते, इस वाले में मोहम्मद गौरी जीता। चलो अगले पेज पे आओ जल्दी से। क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक। जो करेगा मेरे भाई स्थापना वही तो पहला होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली में लोधी वंश का संस्थापक कौन है, तो बोलोगे बहलोल लोधी है। कौन है, बहलोल लोधी। अंतिम मेरे भाई पूछा जाए तो इब्राहिम लोधी को मार करके बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद अपने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तालीकोटा का युद्ध पूछा जाए, तालीकोट का, तालीकोट है, ठीक है ना। तालीकोट का अगर आपसे मेरे भाई पूछा जाता है, आप बोलोगे भैया ये कब होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 1565 में होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे भैया, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के लिए हुआ था मेरे भाई, जो कृष्णदेव और साथ में जो है दूसरे साइड विजयनगर विशेष, उधर बहुत सारे लोग, संयुक्त एक टीम थी, उनके साथ हुआ था, ठीक है। इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे, सन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य में शासन व्यवस्था कितने प्रांतों में बटी, कितने प्रांतों में बांटी गई, मतलब कितने सारे प्रांतों में इनको बांट दिया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताओ। आप बोलोगे भैया ये वाला जो है हम लोग बता देंगे कमेंट में, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं भी नहीं आपको बताने वाला हूँ, कोई समस्या नहीं, छोड़ूंगा थोड़े आपके लिए। पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का आकार गोल होता है, ठीक है। आगे पूछा जाए भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है। ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है मानसूनी हवाओं की वजह से, मानसूनी हवा की वजह से होती हैं। और मेरे भाई ध्यान रखना, मानसूनी हवाओं को ही हम लोग मौसमी हवा भी कहते हैं, मौसमी हवा के नाम से भी जानते हैं। आगे आ जाओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू कब हुआ। 26 जनवरी सन 1950। इसी दिन हम लोग गणतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ, याद रखिएगा 305 ईसा पूर्व होता है। कब होता है, 300 जो है मेरे भाई 5 ईसा पूर्व होता है। कब, किसके किसके बीच में, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था। इंपॉर्टेंट है, बृहद्रथ था। बृहद्रथ जो था
ये अंतिम सम्राट था किसका? मौर्य साम्राज्य का। पूछा जाए गुप्त संवत का प्रारंभ कब से हुआ, तो याद रखना ये 319 भी कहीं कहीं मिलता है और 320 भी मिलता है, तो दोनों लिखना 319 से 320 ईस्वी में, ठीक है ना, याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। दशावतार मंदिर कहाँ है, मैं बता चुका हूँ, ये देवगढ़ में पड़ता है मेरे भाई, जो कि यूपी में है, पहले हो चुका ना ये क्वेश्चन एक बार। अगला पूछा सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या है, तो याद रखिएगा बिंदुसार है, कुछ लोगों ने बिंबसार लिख दिया था पिछली बार, वो गलत था, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में मैंने एक बार पूछा था ये क्वेश्चन, तो बिंदुसार की जगह कुछ लोग बिंबिसार लिख रहे थे, बिंदुसार है, बिंबिसार नहीं है। चलो पेज नंबर नेक्स्ट जल्दी से देखना। बाघ की गुफाएं कहाँ पे हैं, आप बोलोगे बाघ की गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। साथ ही साथ भैया इसमें इंपॉर्टेंट बात कुछ बता सकते हो कि बाघ की गुफाओं में, बोलोगे भैया एक गुफा नंबर 4 और एक गुफा नंबर 5, ये दोनों इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं। गुफा नंबर 4 को हम लोग रंग महल के नाम से जानते हैं और गुफा नंबर 5 जो है इसको पंच पांडव के नाम से जानते हैं। पंच पांडव, जो पांचों पांडव थे उसके नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बातें याद रखना। मध्य प्रदेश में स्थित है बाघ की गुफाएं, ठीक है ना, याद रहेगा। मुद्रा राक्षक से मेरे भाई विशाख दत्त करवा चुका हूं। अगला बोल रहा है कि गुप्त काल में कौन सी भाषा चलती थी। गुप्त काल में भैया संस्कृत चलती थी। क्या चलती थी? संस्कृत चलती थी। बोला जा रहा सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत मेरे भाई कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है। कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है, ठीक है ना। क्या लिख दिया मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। अलाउद्दीन खिलजी करता है नगद वेतन देने की शुरुआत, याद रखेंगे। जल्दी से बोलो एक बार, हाँ या ना। बोलेंगे बिल्कुल भैया याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो राजपूत है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। पृथ्वीराज रासो में ये लिखा हुआ है कि आबू पर्वत जो है, माउंट आबू वाले मेरे भाई, आबू के जो पर्वत हैं, आबू पर्वत पर एक ऋषि है जिनका नाम मिलता है वशिष्ठ। तो जो वशिष्ठ मुनि हैं ये यज्ञ करते हैं, तो वहाँ के अग्नि कुंड से, जो वहाँ का अग्नि कुंड है उससे प्रकट होते हैं कौन लोग? राजपूत लोग। तो आबू पर्वत पर वशिष्ठ मुनि के द्वारा हवन करने पे जो अग्नि कुंड से प्रकट हुए हैं वो कौन है? राजपूत हैं। ये बात अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज रासो है भैया, समझिएगा, ठीक है ना। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया जो है इनकी दरगाह कहाँ पर स्थित है। बोलोगे भैया इनकी दरगाह मैं जानता हूँ कि दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? इनकी दरगाह दिल्ली में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आ जाओ, बस खत्म होने वाले हैं, ठीक है ना। पल्लव का सब प्रसिद्ध बंदरगाह कौन है? अकॉर्डिंग टू आपकी पवन सीरीज में वहाँ आपसे बोला गया है कि कांची टिक कर दो। क्या कर दो? कांची टिक कर दो। मेरे भाई कांची सबसे ज़्यादा व्यापार केंद्र इनका कांची है, क्योंकि राजधानी इनकी कांची थी। लेकिन वो जब आपको सेकंड ऑप्शन देखना, वहाँ एक सेकंड ऑप्शन दिया है महाबलीपुरम। क्या बोला है भैया? महाबलीपुरम है। असली नाम उसका महाबलीपुरम भी नहीं, उसे महाबलीपुरम कहा जाता है। रियल नाम है उसका मामल्लपुरम। क्या बोलते हैं भैया? मामल्लपुरम। ये बंदरगाह जो था ये इनका सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था मामल्लपुरम, जैसे महाबलीपुरम के नाम से भी जानते हैं। और याद रखना इनके जो बोलते हो, ऐसा नहीं कि वो आपका आदान प्रदान केंद्र जो है, सबसे ज़्यादा व्यापारिक केंद्र जो है वो कांची है। तो व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह ये आपको पता है ना, दो अलग अलग बातें हैं। व्यापारिक केंद्र कोई भी हो सकता है, बंदरगाह जहाँ से हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं अपने माल्स को, ठीक है, कॉस्ट जो होते हैं वो होते हैं। तो जरा यहाँ पे बात करना, सल्तनत काल में प्रांत को क्या कहते थे? जल्दी से बता दो, सल्तनत काल में प्रांत को क्या कहते थे? भैया वही भू आवंटन और प्रांत, ये दोनों क्या बोले जाएंगे? इक्ता बोले जाते थे। इसको देखने की प्रक्रिया इक्तेदार करता था। भूकंप नापने की इकाई क्या होती है भैया? आप बोलोगे रिक्टर पैमाना होता है। रिक्टर पैमाना, इस पे हम लोग नापते हैं। और भैया भूकंप नापने का यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ में ये हम लोग देखते हैं कि कितना रिक्टर पैमाना है, ठीक है ना। बात कंप्लीट है इतनी। अब आपसे पूछा जाए संगमरमर क्या होता है? संगमरमर एक तरीके की रूपांतरित सेल तो होती है, रूपांतरित सेल होती है। क्या होती है? एक तरीके की रूपांतरित सेल होती है। बताओ जरा, अगर समुद्र तल से ऊपर कोई भाग उठा है विशालतम भूभाग, तो हम उसे किस नाम से जानते हैं? उसी को हम बोलते हैं भैया महाद्वीप। पूछा जाए महाद्वीप क्या है, आप बोलोगे समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को हम लोग महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। पूछा जाए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, इस पे पूरी बातें हम लोग आराम से भैया कर सकें, ठीक है। आगे जरा देखना, जो बातें हो चुकी हैं उन पर ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। जल्दी देखो, ये बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया? नीति निर्देशक कहाँ से लिए गए? आप बोलोगे भैया नीति निर्देशक तो आयरलैंड से लिए गए। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व मेरे भाई लिए गए हैं। अब मुझे जरा बताना कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आराम से बता सकते हैं। उसके बाद आपसे बताना जरा जो है क्या बोल सकते हैं,
मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? और कुछ बचा? मौलिक कर्तव्य हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, ये अधिकार है, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, ये दोनों मुझे बताना, ठीक है। बोला जाए निजी और सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक दोनों तरीके के क्षेत्रों का जो सह अस्तित्व है वो किस में होता है? बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसमें इन दोनों तरीकों की व्यवस्थाओं का मिश्रण होता है, दोनों का सह अस्तित्व होता है। तो किसका किसका मेरे भाई? निजी प्राइवेट का, सार्वजनिक गवर्नमेंट का, ठीक है। गुप्त संवत का प्रारंभ अगर बोला जाए किया गया, तो गुप्त संवत का प्रारंभ मेरे भाई कब से होता है ये बताना। आप बोलोगे भैया 319 या 20 भी हम लोग बोल सकते हैं, वहाँ पे 19-20 आपको मिल सकता है। चंद्रगुप्त जो फर्स्ट थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो हैं, इनके समय मेरे भाई क्या होता है, यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है। अगर आपसे बोला जाए कलिंग का युद्ध के बाद जो अशोक ने घोषणा की, इस घोषणा को किस नाम से जानते हैं? देखिएगा आप, इसको धर्मघोष के नाम से बोलेंगे। भैया क्या बोलोगे? धर्मघोष, या इसी को धम्म विजय भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? धम्म विजय। तो याद रखेंगे, दोनों बातें आप याद रख सकते हो, कोई भी एक बोल सकते हो, दोनों बातें सही हैं, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा सुनने से ही राजस्थानी लग रहा है, तो ये आपका राजस्थान में ही होगा, ठीक है। अगला पूछ रहा, पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर का अगर बात करें तो किस स्थान पर निर्मित है? ये कहाँ पे है? इनका प्रमुख जो भैया आपको याद होगा, पल्लव शासक जो होते हैं मेरे भाई, पल्लव शासक का संबंध कहाँ से था? आप बोलोगे ऊपर पढ़ा था मामल्लपुरम, गायब हो गया क्या? यहाँ पे नहीं है। तो जो हमने पहले पढ़ा था महाबलीपुरम, वहीं पे मेरे भाई इनका ये रथ मंदिर भी है। कहाँ पे? महाबलीपुरम में। कहाँ पे? महाबलीपुरम में। याद रहेगा हाँ या ना? जल्दी से बोल देंगे एक बार। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से अगले और लास्ट पेज की तरफ। गीत गोविंद किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जयदेव की रचना है गीत गोविंद। जयदेव, जयदेव किसकी है? ये गीत गोविंद जयदेव की रचना है। पूछा जाए कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज किसे कहते थे? अष्ट दिग्गज मेरे भाई जो थे ये 8 कवि थे, और 8 के 8 कैसे थे भैया? तेलुगु कवि थे। तेलुगु मतलब जानते हो ना, तेलंगाना वाले तेलुगु कवि थे, ठीक है। ऐसे बोलो तेलुगु, तमिलनाडु, तेलंगाना के होता है तेलुगु। आपने नाम भी सुना होगा, मैं आपको देखिए जहाँ तक मुझे लगता है कि हर किसी ने ये नाम सुना होगा। मैं इसको जो है, हर किसी ने नाम सुना होगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे भैया अगर एक नाम लूँ, जरा बताओ जरा आप, जो है तेनालीराम का नाम आपने सुना है? तेनालीराम सुना है ना सबने? एक तो ये हो गए। मैंने कहा और अगर आपसे पूछा जाए कुछ इंपॉर्टेंट, अगर एक दो नाम आपसे पूछे जाते हैं भैया, पिंगली सूरन्ना का नाम सुना होगा? पिंगली सूरन्ना, पिंगली सूरन्ना, इनका नाम सुना होगा। मैंने कहा अगर और आपसे नाम पूछा जाता है तो बोलोगे भैया इनका नाम धूर्जटी का नाम सुना होगा? धूर्जटी, धूर, एक सेकंड रुको, क्या नाम होता है मेरे भाई? धूर्जटी। कैसे लिखोगे? धूर्जटी, धूर्जटी, तेनालीराम, पिंगली सूरन्ना, ये 3 इंपॉर्टेंट नाम है जो मुझे भी याद है। 8 के 8 आपसे कभी पूछता नहीं, बस इतना पूछता है कि अष्टदिग्गज के नाम से किसे जानते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? जल्दी से बोलेंगे एक बार। बोलेंगे बढ़िया भैया बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है मानसूनी हवा क्या कहलाती है? मैंने आपको बताया भी था अभी कि मानसूनी हवा को ही हम लोग मौसमी हवा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मौसमी हवा भी कहते हैं। और मौसमी हवा का मतलब क्या होता है भैया? ये मौसम के अनुसार दिशा परिवर्तित करती हैं। मौसम अनुसार भैया मेरे भाई क्या कर देती हैं? मौसम के अनुसार इसमें दिशा परिवर्तन हो जाता है, दिशा में परिवर्तन होता रहता है। तो मौसम जैसा होगा उसी हिसाब से दिशा पलट देंगी अपनी, तो वो कौन सी हो जाएंगी? मौसमी हवा। इन्हीं को हम लोग मानसूनी हवा भी, मानसूनी पवन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, लगभग मेरे भाई 78%। आई होप आपको ये पता होगा, मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा भी था, पर मैंने आपको इसका आंसर भी अब बता दिया है। बात समझ में आ गई? आगे आपसे पूछा जा रहा है कि 66.5 डिग्री के ध्रुव के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध जो है, ये ताप कटिबंध जो है ये क्या कहलाता है भैया? इसे शीतोष्ण कहते हैं। ये शीतोष्ण ताप कटिबंध होता है। कैसा होता है? शीतोष्ण ताप कटिबंध होता है। जल्दी से बताओ, बात एकदम क्लियर, हाँ या ना? 66.5 डिग्री ध्रुव के मध्य में पाया जाने वाला जो ताप कटिबंध है वो क्या कहलाता है? शीतोष्ण ताप कटिबंध कहलाता है। पूछा जाए अगर आपसे कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां होती हैं। 3 सूचियां होती हैं क्या? जल्दी से बोलो एक बार, कौन कौन सी भैया? राज्य सूची होती है, संघ सूची होती है, समवर्ती सूची होती है। इसमें से आपको मैंने बताया भी होगा कि जो समवर्ती सूची है इसमें दोनों के अधिकार होते हैं, राज्य का और केंद्र का। और केंद्र सूची और राज्य सूची से पहले राज्य सूची में शिक्षा था, शिक्षा को हमने समवर्ती सूची में उठा के रखा। और कब रखा? 1976 में। ये बातें हम लोग सेकंड पेपर में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है, जो चीज़ें हम लोग ऑलरेडी थोड़ी बहुत पढ़ चुके हैं, जानते हैं, उसे सिंपल देख लो। अगला बोला जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में
पूंजी का बाजार कौन बनाता है? मेरे भाई स्टॉक एक्सचेंज करता है। कौन करता है? स्टॉक एक्सचेंज का काम है ये सारा का सारा। आपकी बुक के अकॉर्डिंग स्टॉक एक्सचेंज इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो भैया देखो यहाँ पे कितने प्रश्न हैं, 3 और 7 ये हो गए, ठीक है, 7 और लगभग इसमें कितने होंगे, 6 इसमें है, ठीक है। तो अगर हम लोग 5 का एवरेज मान लेते हैं कि 5 एक एवरेज है, तो 23 पेज हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, 23 पेज तक। कितने पेज तक? 23 पेजेस तक भैया क्वेश्चन किए हैं। इसमें आप मान लो कि जो 50 नंबर का पेपर है उसमें 30 नंबर के जो प्रश्न आते हैं वो तो कन्फर्म इस पे आएंगे, कन्फर्म हो गया ये। और साथ ही साथ याद रखना जो 20 नंबर एक्स्ट्रा बच रहे हैं जो आपको लघु उत्तरी देगा, उससे इसमें आपको जो मैंने चीज़ें समझाई हैं आप उसे अगर थोड़ा सा बना करके बड़ा करके लिखते हो तो आपको उसमें भी नंबर मिल जाएंगे। तो अगर आप हम लोग बात करें मेरे भाई, हम लोगों ने 23 पेज पढ़े हैं और हर एक से 5-5 क्वेश्चन, कम से कम 5 एक एवरेज मान रहे हैं, 5 से ज़्यादा ही थे, 6 भी थे, 7 भी थे, लेकिन हम 5 मान लेते हैं। तो 5 टाइम 15, 5 दूनी 10, मेरे भाई 115 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब ये 115 क्वेश्चन में आपको कितने याद हुए भगवान जाने मेरे भाई। मैंने पूरी कोशिश की आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी। तो भैया 300 में 500 हो गए गुरु। अब लघु उत्तरी पढ़ लेना, 20 पक्के कर लेना, 20 अपने कंफर्म कर लेना। 20 में भी इसमें मान लो तुम्हें 10 नंबर तो इधर से ही मिल जाएंगे अगर थोड़ा बहुत बना के लिख लेते हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो। 10 नंबर का खेल है वो, आप थोड़ा एक बार लघु उत्तरी जरूर चेकआउट कर लेना। चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगली किसी क्लास के साथ में। अगर क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, हिट द बेल आइकन फॉर माई न्यू अपडेट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं, बाय बाय।